हेलो स्टूडेंट, केम आर क्लास की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैलोजन डेरिवेटिव चैप्टर को जो है स्टडी कर रहे हैं। इस वीडियो में हम इस चैप्टर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स ऑब्लिक एल्किल हैलाइड। ठीक है, क्या होते हैं हेलो एल्केन्स? जो होता है, देखो, वो इसका IUPAC नेम होता है, और जो एल्काइल हैलाइड होता है वो इसका कॉमन नेम या सामान्य नाम होता है। ठीक है, अब हेलो एल्केन्स और एल्किल हैलाइड होते क्या हैं, तो इन चीजों को हमने अपनी पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से समझा हुआ है। जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो में नए जुड़े हैं वो हमारी पुरानी वीडियो को देख करके उस चीज को अच्छे से समझ सकते हो। इस वीडियो में हम इनकी केमिकल रिएक्शन की बात करने जा रहे हैं। तो देखो, हेलो एल्केन्स जो होते हैं, इनकी केमिकल रिएक्शन जो है उनको हम 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो देखो कौन कौन से होते हैं। तो पहला जो टाइप है वो होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हिंदी में इसको हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा जो प्रकार है वो होता है एलिमिनेशन रिएक्शन। इसे हिंदी में विलोपन अभिक्रिया कहा जाता है। थर्ड जो टाइप्स है इसका वो होता है रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल, मेटल को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? धातु। तो इसमें हम धातुओं के साथ में रिएक्शन पढ़ेंगे। और जो 4th टाइप्स होता है इसका वो रिडक्शन होता है, और रिडक्शन को हम क्या बोलते हैं? अपचयन बोलते हैं। तो ये 4 टाइप हैं हेलो एल्केन की केमिकल रिएक्शन के, जिनको हम एक एक करके जो है डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो हमें स्टडी करनी है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होती है, तो आइए बात करते हैं इसके बारे में। तो देखो बच्चों, जैसे कि इसके नाम में है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, तो इस रिएक्शन में क्या होगा, जो नाभिक स्नेही होता है वो क्या करता है? प्रतिस्थापन कर देता है। ठीक है, नाभिक स्नेही जो होगा वो हमारा एल्किल हैलाइड में से जो हेलोजन समूह होता है उसको क्या कर देगा? प्रतिस्थापित कर देगा, यानी उसके स्थान से हटा करके उसे खुद उसकी जगह पर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन वो समझने से पहले हम बात करेंगे कि नाभिक स्नेही यानी न्यूक्लियोफिलिक क्या होते हैं। देखो, ये जो नाभिक स्नेही होते हैं तो क्या मतलब होता है इनका? तो ऐसा कोई भी समूह जिसके ऊपर आपको नेगेटिव साइन दिख जाए। क्या दिख जाए? नेगेटिव साइन दिख जाए, यानी माइनस वाला कोई भी समूह हो, तो उसको आप क्या बोलोगे? नाभिक स्नेही यानी न्यूक्लियोफिलिक बोलोगे। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि OH नेगेटिव है, ठीक है, CN नेगेटिव है, कोई भी हैलाइड है, X नेगेटिव है, ठीक है, OR नेगेटिव है, इसको हम एल्कोक्साइड बोलते हैं, तो सिंपल सी बात है कि कोई भी अपना नेगेटिव वाला समूह होगा वो हमारा नाभिक स्नेही यानी न्यूक्लियोफिलिक कहलाएगा। इसके अलावा यदि कोई ऐसा समूह है जिसके पास में क्या मौजूद है? लोन पेयर, शॉर्ट में हम इसको क्या बोलते हैं? LP। तो कोई भी समूह जिसके पास में लोन पेयर मौजूद होगा वो भी हमारा क्या कहलाएगा? नाभिक स्नेही। जैसे अमोनिया NH3 लोन पेयर होता है नाइट्रोजन पर, ठीक है, एमीन RNH2 नाइट्रोजन पर लोन पेयर होता है, एल्कोहल ROH ऑक्सीजन पर लोन पेयर होते हैं 2। तो ये सारे जो है वो नाभिक स्नेही का काम करेंगे। तो नाभिक स्नेही क्या होता है आपको समझ में आ गया? कोई भी नेगेटिव वाला समूह हो नाभिक स्नेही, यदि लोन पेयर वाला समूह हो नाभिक स्नेही। ठीक है,
ये नाभिक स्नेह क्या करेंगे, प्रतिस्थापन। कैसे करेंगे तो देखो क्या होगा, एल्किल हैलाइड है, तो एल्किल हैलाइड में क्या होगा, जो हमारा हेलोजन है X वह कार्बन के साथ में सह संयोजक बंध बना करके जुड़ा होगा, कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। अब कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, तो उसको हमने इस तरीके से प्रदर्शित कर दिया है, ठीक है। इनसे कोई भी समूह जुड़े हो सकते हैं, अब वो कोई एल्किल ग्रुप हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, हमें केवल इस पर फोकस रखना है, कार्बन हेलोजन बॉन्ड पर। तो इस रिएक्शन में क्या होगा कि न्यूक्लियोफिलिक कोई भी हमारा नाभिक स्नेही इससे रिएक्शन करेगा, तो ये न्यूक्लियोफिलिक जो होता है वो क्या करता है, इस हेलोजन को यहां से क्या कर देगा, हटा देगा, इस X को हटा देगा और उसकी जगह पर कौन आ जाएगा, नाभिक स्नेही आ जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बना हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। और जो हेलोजन है X जब यहां से हटेगा तो हम जानते हैं हेलोजन हमेशा नेगेटिव होते हैं, हमेशा इन पर कौन सा साइन आता है, नेगेटिव आता है, तो वो X माइनस के रूप में बाहर हो जाएगा। और X माइनस के रूप में बाहर हुआ है तो यानी इसका नेम क्या होगा, हैलाइड। इसको हम क्या बोलेंगे, हैलाइड बोलेंगे अब, ठीक है। जैसे कि फ्लोरीन है तो फ्लोराइड, उसमें नेगेटिव है तो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इसी तरीके से। तो सिंपल रिएक्शन है, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है कि कोई भी जो अपना न्यूक्लियोफिलिक है नाभिक स्नेही, वो इस वाले X को क्या कर देगा, हटा देगा और खुद आकर के जुड़ जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा, रिएक्शन कंप्लीट। अब बात करें कि ये जो नाभिक स्नेही है वो X को दो तरीके से जो है यहाँ हटाता है, या फिर मैं ये कह दूं कि ये जो रिएक्शन है इसकी क्रियाविधि दो तरीके से संपन्न होती है, ठीक है। तो इसके आधार पर जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसको हम दो भागों में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो अगला टॉपिक है हमारा तो देखिए टॉपिक क्या बनता है, तो हमें आप पढ़ना है टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन काफी बड़ा नाम हो गया, तो इसलिए इसको छोटा करके हम SN से जो है इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। SN दोनों ही कैपिटल है, लेकिन N को जो है वो थोड़ा सा S के नीचे लिखा जाता है, वो चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो होती है उसके टाइप्स कितने तरीके के होते हैं, दो प्रकार की रिएक्शन होती है, ठीक है। अब कौन कौन सी है, तो सबसे पहली जो रिएक्शन है इसको हम बोलते हैं यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक। इसको हम SN1 अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, SN1 अभिक्रिया। इसे हिंदी में एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोला जाता है, एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोला जाता है। दूसरा जो टाइप है इसका वो क्या होता है, बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, SN2 रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखें SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन, नेम इनके काफी बड़े होते हैं इसलिए इनको हम शॉर्ट नेम में ही याद रखेंगे, SN1 और SN2। मतलब क्या होता है, SN1 का यूनिमोलिक्यूलर यानी एक अणु, SN2 का मतलब क्या होता है, बाइमोलिक्यूलर, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं द्वि अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दो तरीके की होती है, SN1 और SN2, ठीक है। अब इनका मतलब क्या है तो वो देखें। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे इसमें यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्या बोलते हैं इसको हम, SN1 रिएक्शन।
ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। तो इस मैकेनिज्म के द्वारा जो हमारी ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो कैसे कंप्लीट होती है वो हमें यहाँ पर इसको समझना। तो देखो आपको याद रखना है SN1 रिएक्शन जो होती है वो 2 स्टेप में जो है कंप्लीट होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो अपना पॉइंट है, ठीक है, वो क्या है, रिएक्शन विल बी कंप्लीट इन 2 स्टेप्स। ठीक है, 2 स्टेप्स में जो है ये रिएक्शन कंप्लीट होगी। समझते हैं कैसे, जैसे कि देखते हैं एक रिएक्शन है, ठीक है, CH3 का होल थ्राइस C Br ब्रोमाइड जोड़ दिया हमने, और इसकी रिएक्शन जो है वो हमें करानी है KOH, और ये KOH जो है वो एक्वस मीडियम में जलीय मान। तो रिएक्शन पे क्या होगा, अब देखो KOH यानी ये अपना रिएजेंट है, तो K जो है वो यहाँ पर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, OH जो होगा वो हमारा कौन सा होगा, नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव वाला ये अपना क्या होगा, नाभिक स्नेह। ये नाभिक स्नेह क्या करेगा, जो भी हैलोजन है Br इसको प्रतिस्थापित करेगा, इसकी जगह पर खुद आ जाएगा, बस ये करना है आपको। तो क्या होगा, ये तो बिल्कुल एजिटेड रहेगा, तो क्या होगा, CH3 का होल थ्राइस C, इधर कौन आ गया, OH आ गया, Br कहाँ आ जाएगा, OH की जगह पे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, KBr। तो ये एक केमिकल रिएक्शन है, हमें इसकी मैकेनिज्म यानी क्रियाविधि देखनी है, और किसके थ्रू, SN1 के थ्रू। तो ये किस तरीके से कंप्लीट होगी तो वो समझना है। तो मैं यही कह रहा हूं कि ये जो SN1 रिएक्शन होती है वो कितने स्टेप में कंप्लीट होगी, 2 स्टेप में कंप्लीट होगी। ठीक है, तो देखते हैं कैसे। देखो सबसे पहले इस रिएक्शन में क्या होता है, जो इसका फर्स्ट स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप, ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है, कार्बोकैटायन, इसको हम कार्बोनियम आयन भी बोलते हैं, कार्बोनियम आयन बोलते हैं। ठीक है, एक ही बात है। तो पहले स्टेप में हमेशा क्या होगा, SN1 रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनता है, फिक्स है, SN1 रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनेगा ही बनेगा। तो पहले स्टेप में क्या होता है, कार्बोकैटायन कैसे बनता है, तो देखो ये हमारा एल्किल हैलाइड है, इस एल्किल हैलाइड में ये वाला जो कार्बन है इससे कितने CH3 जुड़े हुए हैं, 3। तो हम चाहें तो इनको अलग अलग करके लिख सकते हैं, तो मैंने यही किया, ये दोनों तीनों CH3 जो है इनको हमने अलग अलग करके लिख दिया। और क्या जुड़ा हुआ है इससे, Br जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस स्टेप में क्या होगा, देखो, तो यहां है कार्बन और यहां है Br। तो हम जानते हैं कि जो हमारा हैलोजन होता है वो अधिक विद्युतऋणी होता है, तो इसी वजह से ये Br क्या करेगा, इस बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, तो अट्रैक्ट करेगा तो ये Br जो है वो क्या होगा, वो इससे अलग हो जाएगा। किस फॉर्म में अलग हो जाएगा, तो Br नेगेटिव के फॉर्म में अलग हो जाएगा। अब ये नेगेटिव के रूप में निकल गया तो इस पर कौन सा साइन आ जाएगा, पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा CH3 C CH3 CH3 और यहाँ क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो क्या बन गया, कार्बन पर यदि आपको प्लस का साइन दिखाई दे रहा है तो उनको हम क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन। कार्बो मतलब कार्बन और कैटायन मतलब प्लस। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, इसको हम बोल सकते हैं टर्सरी या 3 डिग्री ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। ठीक है, तो ये पहला स्टेप है। कोई भी SN1 रिएक्शन है, कुछ भी यहाँ पर एल्किल हैलाइड दे रखा है, आपको SN1 रिएक्शन करवानी है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करोगे, वो बनाओगे। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, सेकंड स्टेप होगा, और सेकंड स्टेप में क्या होता है, तो देखो सेकंड स्टेप में जो है अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफिलिक
ऑन कार्बोकेटायन। ठीक है, तो जो न्यूक्लियोफिलिक है, नाभिक स्नेही है, वो हमारा क्या करेगा, कार्बोकेटायन पर अटैक कर देगा, आक्रमण कर देगा। तो ये चीज हमें याद रखनी है। अब देखो ये जो कार्बोकेटायन होते हैं, ये जो कार्बोकेटायन होता है, तो इस कार्बोकेटायन की जो स्ट्रक्चर होती है वो आपको याद रखनी है, प्लेनर होती है। कैसी स्ट्रक्चर होती है, प्लेनर। प्लेनर का मतलब क्या हो गया, समतलीय संरचना होती है। ठीक है, अब देखो यदि किसी की भी संरचना समतलीय होती है, एक बात तो वो स्टेबल भी होते हैं, लेकिन यहाँ ये तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाला कार्बोकेटायन तो अनस्टेबल होता है। लेकिन इसमें फायदा क्या है प्लेनर होने का, ये है कि जब नाभिक स्नेही जो है हमारा, अब यहां से जो नाभिक स्नेही है वो कौन सा, OH नेगेटिव है। ये नाभिक स्नेही क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा। ठीक है, तो एक तो ये तरीका कि OH नेगेटिव सीधा जाए और इस वाले कार्बन से जाकर के जुड़ जाए। ठीक है, तो OH नेगेटिव इस कार्बन से जुड़ जाएगा और प्रोडक्ट बना लेगा। ज्यादा हमें कुछ नहीं करना, बस बन गया। दूसरा तरीका ये भी है, यानी कंडीशन ये भी बनती है कि ये OH नेगेटिव जो है वो इसके पीछे से जाकर के भी आक्रमण कर सकता है। यानी ये जो OH माइनस है वो ऐसे पीछे से जाएगा और इस वाले कार्बन से जुड़ जाएगा। तो ये चीज हमें याद रखनी है कि SN1 रिएक्शन में ये जो नाभिक स्नेही है, न्यूक्लियोफिलिक है, ये दोनों तरफ से आक्रमण कर सकता है, अटैक कर सकता है। ये फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है और ये बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। ठीक है, दोनों साइड से कहीं से भी अटैक करे तो बनेगा क्या, तो ये बनेगा C। इससे कितने CH3, 3, और क्या जुड़ गया, OH जुड़ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा और इसका नाम क्या हो गया, टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। ठीक है, तो ये टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल होता है। ठीक है, अब न्यूक्लियोफाइल का जो अटैकिंग है वो फ्रंट साइड और बैक साइड, और अच्छे से इसको जो है इसके जो प्रॉपर्टीज हैं, SN1 रिएक्शन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनमें हम स्टडी करेंगे। तो SN1 रिएक्शन की मैकेनिज्म आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब SN1 रिएक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो हमें ध्यान रखने हैं। ठीक है, बहुत काम के पॉइंट्स हैं, तो देखिए फटाफट। देखो SN1 रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, मैकेनिज्म पढ़ चुके हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात करें तो हमेशा याद रखना SN1 रिएक्शन में जो है वह कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट जो है बनता है। ठीक है, SN1 रिएक्शन में यदि कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट ही नहीं बना तो रिएक्शन ही नहीं होगी। इंटरमीडिएट का मतलब होता है मध्यवर्ती। मध्यवर्ती का मतलब ऐसे समूह जो अभिकारक और उत्पाद के बीच वाले स्टेज होते हैं। यानी अभिकारक जब उत्पाद में बदलेगा तो उससे पहले वो क्या करेगा, एक अवस्था बनाता है, उस अवस्था को बोलते हैं मध्यवर्ती अवस्था। तो इसमें क्या होगा, तो कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनता ही बनता है SN1 रिएक्शन में। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखें इसमें, तो SN1 रिएक्शन की जो अभिक्रिया दर है, जिसको हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, इसको शॉर्ट में हम ROR कह देते हैं। ROR का मतलब क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, हिंदी में अभिक्रिया दर, और इसी को हम अभिक्रिया वेग भी कह सकते हैं, कोई भी अंतर नहीं है। तो SN1 रिएक्शन के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो समानुपाती होती है इसके एल्किल हैलाइड की सांद्रता के। एल्किल हैलाइड की जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, उसके क्या होती है, समानुपाती होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, अब देखो हमने क्या देखा था इस रिएक्शन में, क्योंकि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि कोई भी एल्किल हैलाइड है, नाभिक स्नेही है, इनके साथ में तो रिएक्शन हो रही है, और अभिक्रिया वेग जो होता है वो हमेशा अभिकारक की मात्रा
के समानुपाती होता है। तो अभिकारक तो दोनों है, एल्किल हैलाइड भी है, नाभिक स्नेही है, लेकिन SN1 रिएक्शन में अभिक्रिया वेग जो है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है, वो केवल और केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर ही निर्भर करती है, नाभिक स्नेही की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, क्यों नहीं करती है? तो देखो, तो क्या होता है इसमें, तो जैसे कि मैंने बताया ये रिएक्शन 2 स्टेप में होगी। पहले स्टेप में क्या होता है, कार्बोकैटायन बनता है, कार्बोकैटायन बनेगा। तो देखो ये जो पहला स्टेप होता है ये होता है स्लो, धीमी गति से होता है, और जो दूसरा स्टेप होता है जिसमें कार्बोकैटायन पर नाभिक स्नेही का आक्रमण होता है, ये होता है फास्ट। ठीक है, अब जो अपना स्लो स्टेप होता है, धीमी गति से होता है, ये जो स्टेप होता है इसको ही हम क्या बोलते हैं, वेग निर्धारक पद। इसको हम क्या बोलते हैं, वेग निर्धारक पद, वेलोसिटी डिटरमाइनिंग स्टेप बोला जाता है। ठीक है, शॉर्ट में इसको हम VD स्टेप कह सकते हैं, वेलोसिटी डिटरमाइनिंग स्टेप। क्यों? तो आप खुद ही सोचो कि ये, जैसे कि इस वाले स्टेप की बात करें तो ये तो बहुत तेज चल रहा है, बहुत तेज का मतलब खत्म, पलक झपकते ही रिएक्शन खत्म हो जाएगी। अब जो रिएक्शन इतनी तेज हो रही है पलक झपकते ही, उसका वेग कहाँ से आप जो है नाप सकते हो? यदि वेग मापने की आप सोचोगे भी तब तक तो रिएक्शन खत्म ही हो जाएगी। तो केवल वेग का जो निर्धारण है वो केवल और केवल कौन से पहले स्टेप से ही पॉसिबल है, सेकंड वाले स्टेप का कोई मतलब नहीं होता। तो इसका मतलब वेग जो है वो केवल किस पर डिपेंड कर रहा है, पहले स्टेप पे। और पहले स्टेप में आपको कितने अभिकारक अणु दिखाई दे रहे हैं, एक कौन सा, एल्किल हैलाइड। तो हम कह सकते हैं SN1 रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो केवल किस पर डिपेंड करती है, एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर डिपेंड करती है। ठीक है, यही रीजन है, इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, SN1 रिएक्शन या एक अणु यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, देखो क्या कंफ्यूजन हो जाती है, इस पर 1 लगा हुआ है तो हम क्या इसको लगा रहे थे स्टेप से, कि ये इस पर 1 लगा हुआ है तो ये जो रिएक्शन है वो कितने स्टेप में होगी, 1 में। SN2 रिएक्शन में 2 लगा हुआ है तो वह रिएक्शन कितने स्टेप में होगी, 2 में। ऐसा नहीं होता। ये 1 किसकी वजह से, ये 1 केवल यही बताता है कि ये जो अभिक्रिया है इसका अभिक्रिया वेग कितने अभिकारक अणु की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, तो SN1 अभिक्रिया में हमने जाना कि इस रिएक्शन का जो अभिक्रिया वेग है, ठीक है, या अभिक्रिया दर है, वो केवल एक अभिकारक अणु, और वो कौन सा है, एल्किल हैलाइड है, इसकी सांद्रता पर निर्भर करता है। इसी वजह से इसको हम एक अणु या यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या SN1 अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट, SN1 रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर को हम हिंदी में कोटि बोलते हैं। ठीक है, SN1 रिएक्शन के लिए कोटि का जो मान होता है वो कितना होता है, 1। और जिन रिएक्शन के लिए कोटि का मान 1 होता है उनको हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, अगला जो पॉइंट है इसका वो क्या है, तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जो SN1 रिएक्शन है, इस रिएक्शन को कराने के लिए हमारा जो सॉल्वेंट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए। ठीक है, SN1 रिएक्शन कब होगी, जब हमारा सॉल्वेंट कैसा होगा, पोलर प्रोटिक नेचर का होगा। पोलर का मतलब हिंदी में होता है ध्रुवीय, और प्रोटिक का मतलब होता है कि ये H पॉजिटिव देने की क्षमता रखता है। कौन से होते हैं, तो सबसे अच्छा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कौन सा है, H2O। ठीक है, तो ये H2O है। इसके अलावा अल्कोहल भी इसी कैटेगरी में आता है। इसके अलावा एसिटिक एसिड CH3COOH
वो भी इसी कैटेगरी में आता है। लेकिन सबसे अच्छा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कौन सा है? H2। ठीक है, तो इस मीडियम में ये रिएक्शन करवाई जाती है SN1 रिएक्शन। ठीक है, देखो नेक्स्ट अगला जो पॉइंट है SN1 रिएक्शन के लिए वो क्या है? ठीक है, अब SN1 रिएक्शन में क्या होता है? इस रिएक्शन में रेसिमिक मिक्सचर बनता है। क्या बनता है? रेसिमिक मिक्सचर बनता है। रेसिमिक मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं रेसिमिक मिश्रण। रेसिमिक मिश्रण। ठीक है, अब देखो ये रेसिमिक मिश्रण जो है वह प्रकाशिक समावयव जो यौगिक होते हैं उनकी विशेषता होती है। अब प्रकाशिक समावयव यौगिक क्या होते हैं? समावयव मतलब समावयवता होती है। तो ये हमारा जो है चैप्टर 16वां है, त्रिविम समावयवता। वहां पर हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे, रेसिमिक मिश्रण क्या मतलब है। ठीक है, थोड़ा सा आप याद रखें, रेसिमिक मिश्रण का मतलब होता है कि मिश्रण तो यही है, आपको दिख रहा है, यानी दो या दो से अधिक प्रकार के यौगिक होंगे। तो यानी ऐसा मिश्रण जिसमें 50% स्मॉल डी समावयव वाले यौगिक होते हैं और 50% स्मॉल एल समावयव वाले यौगिक होते हैं, उनको हम बोलते हैं रेसिमिक मिश्रण। ठीक है, यानी जितना भी मिश्रण है उसके आधे अणु तो क्या होंगे? डी वाले होंगे और आधे अणु जो होते हैं वो क्या होते हैं? एल वाले होते हैं। ठीक है, डी का मतलब होता है कि ये जो समावयव है वो ये क्या करेंगे? ये जो ध्रुवित प्रकाश तल होता है हमारा, जो प्रकाश है ध्रुवित प्रकाश है, उस प्रकाश के तल को क्या करेंगे? ये जो है क्लॉकवाइज दिशा में घुमा देंगे। ठीक है, होता क्या है कि इन यौगिकों का हम क्या करेंगे? एक विलयन बना लेंगे। जब उस विलयन में ध्रुवित प्रकाश को गुजारा जाएगा तो वह यौगिक क्या करेगा? उस प्रकाश के तल को क्लॉकवाइज दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में क्या कर देगा? रोटेट कर देगा, घुमा देगा। ठीक है, तो ये चीज हमें याद रखनी है। मान लो कि इस तरीके से प्रकाश जो है वो ऐसे है, इस तरीके से प्रकाश का आपको मालूम है प्रकाश की तरंगे जो है तरंगों के रूप में चलता है, कंपन करते हुए चलता है। तो इस तरीके से तो ये क्लॉकवाइज दिशा में घुमा रहा है, तो वो ऐसे है तो वो कैसे हो जाएगा? ऐसे। तो फिर इस तरीके से गति करने लग जाएगा। तो ये होता है क्लॉकवाइज दिशा में। और जो स्मॉल एल समावयव होते हैं ये प्रकाश के तल को एंटी क्लॉकवाइज दिशा में, यानी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घुमा देते हैं। घड़ी की सुई कौन सी दिशा में घूमती है? इस दिशा में। और ये कैसे घूमेगा? इस दिशा में, विपरीत दिशा में घूमेगा। तो रेसिमिक मिश्रण क्या होता है? समझ में आ गया होगा आपके, 50% डी और 50% एल वाले। तो ये हमारे क्या होते हैं? रेसिमिक मिश्रण होते हैं। ठीक है, कैसे बनता है वो समझते हैं। देखिए, तो बच्चों एक क्वेश्चन ये बनता है कि यहां पर क्या सभी एल्किल हैलाइड जो है वो रेसिमिक मिश्रण बनाएंगे? तो सोचिए आप, नहीं होता ऐसा। ठीक है, सभी एल्किल हैलाइड जो है वो रेसिमिक मिश्रण का निर्माण नहीं करेंगे। केवल वही एल्किल हैलाइड रेसिमिक मिश्रण का निर्माण करेगा जिसमें प्रकाशिक समावयवता का गुण मौजूद होता है। अब हमें कैसे पता पड़ेगा कि किसमें प्रकाशिक समावयवता का गुण हो या नहीं है? ठीक है, तो इसका एक इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल सा एक रूल है कि यदि उस एल्किल हैलाइड में क्रेल कार्बन ठीक है, क्रेल कार्बन यदि प्रेजेंट है तो वह प्रकाशिक समावयवता को प्रदर्शित करेगा। क्रेल कार्बन को हम स्टार लगा करके प्रदर्शित कर देते हैं। अब क्रेल कार्बन क्या होता है? तो देखो, ऐसा कार्बन जिससे जुड़े 4 समूह, कार्बन की संयोजकता 4 होती है तो 4 समूह तो जुड़ेंगे। जुड़े चारों समूह कैसे होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। एक भी समूह जो है सेम नहीं होना चाहिए। यदि एक भी सेम हो गया तो वो क्रेल कार्बन नहीं होगा। तो चारों समूह कैसे होने चाहिए? अलग अलग। अब चारों समूह में से एक तो हेलोजन होगा डेफिनेटली, क्योंकि हैलाइड की बात कर रहे हैं, और बाकी के कैसे होंगे? अलग अलग। अलग अलग हैं तो मैंने इनको ए, बी, अब सी या डी किसी से भी प्रदर्शित कर दो।
तो देख सकते हो चारों समूह जो है वो डिफरेंट है, एक भी सेम नहीं है। तो ये कार्बन क्या होगा, क्रेल कार्बन होगा, और क्रेल कार्बन होगा तो ऑप्टिकली क्या होगा, एक्टिव होगा, प्रकाशिक सक्रिय होगा, प्रकाश के तल को या तो क्लॉकवाइज दिशा में घुमाएगा या एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाएगा। ठीक है, अब मैं इसकी रिएक्शन किससे करवा रहा हूँ, एक नाभिक स्नेही OH नेगेटिव से करवा रहे हैं। और कौन सी रिएक्शन करवा रहे हैं, SN1 रिएक्शन करवा रहे हैं। तो देखो मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये जो नाभिक स्नेही होता है वो SN1 रिएक्शन में क्या करेगा, तो ये जो है वह इसके फ्रंट साइड से भी आसानी से अटैक कर लेता है। क्यों कर लेता है, क्योंकि ये वाला X तो तुरंत किसके रूप में अलग हो चुका होगा, X माइनस के रूप में अलग हो चुका होगा। ये किस अवस्था में आ जाएगा, कार्बोकैटायन अवस्था में आ जाएगा। तो इस OH माइनस को सामने से जुड़ने के लिए रोकने वाला कोई है ही नहीं है। यदि ये X होता तो वो इसको रोकने की कोशिश करता, लेकिन ये X तो किसके रूप में चला गया, X माइनस के रूप में चला गया। तो OH माइनस बड़े आराम से इसके सामने से इसके क्या कर लेगा, आक्रमण कर लेगा और प्रोडक्ट बना लेगा। तो देखो यदि सामने से आक्रमण कर रहा है तो क्या बनेगा, तो X की जगह पे कौन आ जाएगा, OH। बाकी का हमारा जो भी है जैसे है उन्हें यूं की त्यों लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। अब देखें क्या होगा, मैंने क्या बताया कि ये जो नाभिक स्नेही है वो सामने से आक्रमण नहीं करे तो वो कहां से आक्रमण कर लेता है, पीछे से भी आक्रमण कर लेता है। ठीक है, अब जब ये पीछे से आक्रमण करेगा तो क्या होता है, इस अणु का जो विन्यास होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, विन्यास का मतलब जो समूह जुड़े हुए हैं उनकी जो अरेंजमेंट है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो देखो, तो इस कंडीशन में OH हमारा कहां से जुड़ रहा है, पीछे से जुड़ रहा है। तो ये वाला B जो है वो कहां जाएगा, इस साइड में आ जाएगा, और ये इस तरीके से रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जब अपने पास में क्रेल कार्बन होगा तो वहां पर क्या होगा, रेसिमिक मिश्रण बनेगा। ठीक है, अब इसमें ये नाभिक स्नेही सामने से आक्रमण कर रहा है और पीछे से आक्रमण कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, देखो यहां पर जब ये OH माइनस यहां सामने से आक्रमण कर रहा है, क्रेल कार्बन है तो ये प्रकाश से सक्रिय होगा। इसका मतलब ये प्रकाश के तल को या तो क्लॉकवाइज दिशा में घुमा रहा होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमा रहा होगा। मैंने मान लिया कि ये क्लॉकवाइज दिशा में घुमा रहा है। अब क्लॉकवाइज दिशा में घुमा रहा है तो ये कौन सा आइसोमर होगा, T आइसोमर होगा। ठीक है, अब यदि ये OH माइनस इसके सामने से जोड़ रहा है, यानी जहां X था उसी जगह पर हमारा क्या आ जाए, नाभिक स्नेही आ जाए, आ गया। तो ऐसी कंडीशन में इसके विन्यास में कोई भी चेंज नहीं होता। मतलब यहां जो प्रोडक्ट बना है वो सेम वही आइसोमर होगा जो कि हमारा अभिकारक था, रिएक्टेंट था। यानी ये D वाला है तो ये वाला प्रोडक्ट भी अपना कौन सा होगा, D आइसोमर। ये वाला अणु भी जो है प्रकाश के तल को कौन सी दिशा में रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज दिशा में रोटेट करेगा। लेकिन जब ये पीछे से आक्रमण करता है तो विन्यास क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में ये D है तो ये कौन सा आइसोमर बनेगा, L आइसोमर बनेगा। ठीक है, ये कौन सी दिशा में प्रकाश के तल को घुमाएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से D और L दोनों बन गए और दोनों की अमाउंट जो है वो क्या होती है, इक्वल होती है। 50% ये और 50% ये। तो इस तरीके से ये जो मिक्सचर बना है, इस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और याद रखना कि SN1 रिएक्शन में जो है वो हमें रिटेंशन देखने को मिलता है। ठीक है, रिटेंशन जो है इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, धारण। और धारण का मतलब क्या होता है कि जब हमने रिएक्शन करवाई, रिएक्शन कराने पे क्या बनना, उत्पाद, तो उत्पाद का विन्यास वही हो जो अभिकारक का विन्यास है, चेंज ना हो। उत्पाद और अभिकारक का विन्यास यदि समान रहे, ये D है तो ये भी D रहे, ये L है तो ये भी L रहे, तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं, रिटेंशन बोलते हैं या धारण घटना बोलते हैं। और ये जो रिटेंशन या धारण घटना होती है वो केवल कौन सी रिएक्शन में देखने को मिलती है, SN1 रिएक्शन में ही देखने को मिलती है, SN2 में नहीं देखने को मिलती। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। और SN1 रिएक्शन के बारे में
हम अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे, जहां हम इसकी क्रियाशीलता को देखेंगे कि कौन से एल्किल हैलाइड जो होते हैं SN1 रिएक्शन के लिए अधिक क्रियाशील होते हैं और कौन से कम क्रियाशील होते हैं। तो उनकी बात हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। बच्चों, कैसी लगी वीडियो, आपको कितना समझ में आया, जरूर बताइए। लाइक करें, कमेंट करें, हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर दें उसको, ताकि आपको अगली नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहें और घर में रहें, घर से बाहर ना निकलें। ठीक है, स्टे होम एंड सेफ।